नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और साथ-साथ आप स्वस्थ भी होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा इन डेप्थ टॉक का शो आज से ही लॉन्च हो गया है हमारे यूट्यूब के प्लेटफ़ॉर्म्स पे। ओवरऑल इस पार्टिकुलर शो में हम लोग इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे और साथ-साथ एग्ज़ाम्स को पॉइंट ऑफ व्यू पे रखते हुए, जैसे एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें कि आज के दिन हमारा जो इम्पोर्टेंट शो है वो गांधीयन लाइफ़ के ऊपर में है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप भी समझ सकते हैं कि गांधी जी का जो लाइफ है हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के लिए या हमारे हिस्टोरिकल इवेंट्स के लिए वो काफी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप बात करें गांधी जी के बारे में, तो कई सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझना है कि आखिर गांधी जी भारत से जब साउथ अफ्रीका गए तो वहां पर उनका क्या इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स था, क्या वो इंपॉर्टेंट अप्रोच था। और जैसे ही जब वो साउथ अफ्रीका से भारत आए 1915 9 जनवरी को, तो यहाँ से वो हमारे देश की आज़ादी के लिए क्या वो इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स बनाए, किस तरह से उन्होंने आज़ादी में अपना एक रोल अच्छा सा जो है दिया। इसके साथ साथ कई सारा पॉइंट्स को और भी समझेंगे। देन इसके बाद वो गांधी जिन्हें आप नहीं जानते हैं, दैट मीन्स क्या है कि कई सारे इंपॉर्टेंट जो हमारे देश में लीडर हैं, कि आखिर क्यों नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के साथ गांधी जी का उतना नहीं बनता था। आप देख सकते हैं कि त्रिपुरा सेशन आपको रिमेंबर होगा मॉडर्न हिस्ट्री में। और कहीं ना कहीं फिर क्या है कि आखिर क्यों जवाहरलाल नेहरू जी के अच्छे मतलब के साथी कह सकते हैं, दोस्त कह सकते हैं, जो सुभाष चंद्र बोस जी थे। इसके साथ साथ कई सारा पॉइंट सुभाष चंद्र बोस जी के पर्सपेक्टिव से भी रखा जाएगा, कई सारा पॉइंट जो है गांधी जी की भी पर्सपेक्टिव से रखा जाएगा। और देन इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट जो सेशन हमारा है कि गांधी जी की लाइफ को हम लोग एमसीक्यू पे डिस्कस करेंगे, ताकि आपका जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है, चाहे वो आपका एसएससी हो या फिर आपका यूपीएससी पेपर हो या फिर आपका डब्ल्यूबीसीएस एग्जामिनेशन हो, कहीं ना कहीं जनरल स्टडीज का जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। अगर हम बात करें डब्ल्यूबीसीएस के एग्जामिनेशन में, तो ऑन एन एवरेज आपके प्रीलिम्स के सेक्शन में 50 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आपके हिस्ट्री के पोर्शन से रहता है। तो 25 मार्क्स आपका एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न और 25 मार्क्स जो है आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो अगर हम बात करें गांधी जी के बारे, तो 1915 में जैसे ही वो हमारे भारत देश आए, तो वहां से लेकर के टिल 1948 तक गांधीयन जो लाइफ है हमारे देश के मूवमेंट में वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कई सारी चीजों को डिस्कस किया जाएगा, आप हमारे साथ बिल्कुल बने हुए रहें। नेक्स्ट जो 10 to 15 जो मिनट्स है वो आपके लिए यकीन माने काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। कई सारा एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके साथ आएगा, हम कुछ टॉप क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स को भी डिस्कस किया जाएगा। आखिर गांधी जी का बचपन क्या था, धीरे धीरे जब आगे बढ़े तो कॉलेजेस में ज्वाइन किया, आखिर गांधी जी को कॉलेज से ड्रॉप आउट क्यों करना पड़ा, और फिर फाइनली लंदन जाके लॉ का पढ़ाई क्यों किए वो, और देन दादा अब्दुल्ला जी से उनका मुलाकात कैसे हुआ। तो इन सारी चीजों को पॉइंट को समझेंगे। इसके साथ साथ गांधी जी हमारे 1901 में कांग्रेस का जो है सेशन अटेंड किए थे। देन इससे पहले गांधी जी साउथ अफ्रीका में क्या कर रहे थे, ग्रीन पैम्पलेट नाम का जो पैम्पलेट्स था जब उन्होंने पब्लिश किया तो उसका पीछे रीजंस क्या था। देन फाइनली जब गांधी जी 1915 9 जनवरी में हमारे देश में आ गए, तो कौन से वो शख्स थे जिन्होंने साउथ अफ्रीका में इंसिस्ट किया कि गांधी जी चलिए आप भारत। तो कई सारे पॉइंट को डिस्कस किया जाएगा, कई सारी चीजों को हम लोग समझेंगे, बस हमारे साथ आप जुड़े हुए रहें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें गांधी जी के बारे में, तो जैसा कि हमारा आपका और सारे लोगों का एक बचपना होता है, तो उसी तरह से गांधी जी का भी बचपना था। गुजरात का एक छोटा सा शहर पोरबंदर में इनका जन्म हुआ। इनके जो फादर थे उनका नाम करमचंद गांधी और मम्मी का नाम पुतलीबाई था। जैसा कि हम लोगों का भी इच्छा होता है कि अगर कोई गांव है और वहां पर स्कूल का कोई अच्छा फैसिलिटीज नहीं है, तो हम लोग किसी ऐसी जगह पे मूव करते हैं या शिफ्ट करते हैं जहां पर पढ़ाई लिखाई का माहौल अच्छा मिल जाए। तो सेम गांधी जी के साथ भी वही कहानी हुआ। गांधी जी ने पोरबंदर से जो है राजकोट शिफ्ट किया, देन वहां से अपना जो है पढ़ाई का स्टार्टिंग हुआ। स्कूलिंग जो पढ़ाई है, बहुत ही कम उम्र में गांधी जी का शादी हो गया। मतलब कि उस वक्त क्या था कि अर्ली मैरिजेस और डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल कॉमन था, आप समझ सकते हैं। गांधी जी का जो जन्म है 2 अक्टूबर 1869 में हुआ, और अगर हम कह सकते हैं कि उनका डेथ कब हुआ, तो 1948 30 जनवरी को हुआ। लेकिन ये जो आपका सेशन है कंप्लीट 1869 से लेकर के 1948 यानी 1948 तक का, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। चाहे आप कोई भी पेपर दे जहां पर जनरल स्टडीज का जो है इंपॉर्टेंस है, और स्पेशली गांधीयन लाइफ विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप समझ सकते हैं कि 1915 में जैसे ही गांधी जी हमारे भारत आए, तो जस्ट कुछ दिन के बाद एक मूवमेंट लॉन्च हुआ हमारे देश में जिसका नाम था होम रूल मूवमेंट। जिसका क्या नाम था?
आपका होम रूल मूवमेंट। देन इसके साथ साथ क्या हुआ कि होम रूल मूवमेंट को एक तो हमारे देश में भी चलाया गया। हमारे देश में जो इस मूवमेंट को लीड किए उनका नाम था बाल गंगाधर तिलक जी, और ये पार्टिकुलर मूवमेंट आपका यूएस के सैन फ्रांसिस्को में भी चलाया गया था। तो वहां पर एनी बेसेंट जी ने इस पार्टिकुलर मूवमेंट को लीड किया। लेकिन एक इंपॉर्टेंट जो फेज है गांधीयन लाइफ का हमारे देश में, हमारे देश की आजादी में, वो शुरुआत होता है 1917, दैट इज कॉल्ड 1917 से। और आपको पता होगा कि यहां से इनके लाइफ का जो शुरुआत होता है, जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, दैट इज कॉल्ड चंपारण सत्याग्रह। और इसी चंपारण सत्याग्रह से जो है बैक टू बैक नया नया मूवमेंट चलता रहता है। और जैसा कि फिजिक्स में आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। जैसे ही गांधी जी ने बैक टू बैक हेलीकॉप्टर शॉट लगाना शुरू किया हमारे देश के मूवमेंट में, पहले चंपारण, देन उसके बाद अहमदाबाद, उसके बाद खेड़ा, तो आपको पता है कि उस वक्त ब्रिटिश का शासन था हमारे देश में। तो फिर वहां से अंग्रेजों का भी रिजेक्शन आना शुरू हुआ, रॉलेट एक्ट के नाम से, जलियांवाला बाग मैसेकर के नाम से, ये सारा रिएक्शन आना शुरू हुआ। तो गांधी जी फिर क्या किए कि एक बहुत बड़ा मूवमेंट जो है लॉन्च किए, जिसका नाम था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या खिलाफत मूवमेंट कह सकते हैं। तो इसी तरह से सीक्वेंस वाइज हम पढ़ेंगे, कई सारे क्वेश्चंस को भी देखेंगे, और साथ साथ गांधीयन लाइफ में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आपको एग्जाम की पॉइंट से रिमेंबर रखना है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान रखना है। देखिए, गांधी जी जब साउथ अफ्रीका गए तो कई सारा जो मूवमेंट्स होता है जो भारत में उन्होंने आकर के किया था, वो ऑलरेडी जो है साउथ अफ्रीका में कर चुके थे। जैसे एज फॉर एग्जांपल 1913 में एक जजमेंट आया था साउथ अफ्रीका में, जिसका नाम था शेयरली जजमेंट्स। क्या नाम था? शेयरली जजमेंट्स, 1913, दैट इज कॉल्ड 1913। और इस पार्टिकुलर जजमेंट्स में नॉर्मल क्या था कि जितना भी शादी हुआ है साउथ अफ्रीका में, और जो बिना क्रिश्चियंस के रिचुअल्स के बिना हुआ है, क्रिश्चियंस के रिचुअल्स को फॉलो नहीं किया गया है, तो वो सारा जो शादी है वो कैंसिल्ड है। तो तब जाकर के गांधी जी ने इस पार्टिकुलर जजमेंट्स के खिलाफ और भी एक दो इश्यूज था, जैसे आपका ब्लैक एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, और साथ साथ आपका जो लेबर क्लास के जो लोग रहते थे, हम भारतीय लोग जो साउथ अफ्रीका में रहते थे, उनको टैक्स पे करना रहता था। तो ये सारे इंसिडेंट्स को एक बेहतरीन जो है अपना हथियार बना करके गांधी जी ने एक मार्च लॉन्च किया, जिसका नाम था ट्रांसवाल मार्च। ट्रांसवाल मार्च। और आपको पता है ये जो मार्च है, अब ये जो ट्रांसवाल क्या है, तो ट्रांसवाल साउथ अफ्रीका का एक प्लेस है। तो ट्रांसवाल से जो है इनका एक मार्च शुरू हुआ, और ये कहां तक गया? ये गया आपका नटाल तक, और नटाल भी एक प्लेस है। अच्छा, आप देखिए कि गांधी जी जो है 1913 में ये वाला मार्च लॉन्च करते हैं। रीजंस मैंने आपको बता दिया कि एक तो आपका ब्लैक एक्ट, दूसरा आपका कि क्रिश्चियन रिचुअल से जिसका शादी नहीं हुआ वो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, और तीसरा जो है टैक्स भी पे करना होगा। तो ट्रांसवाल से जब नटाल तक का जो मार्च शुरू हुआ 1913 इन साउथ अफ्रीका, तो सेम चीज आपको याद होगा, जैसे ही गांधी जी हमारे भारत देश आए तो 1930 में उन्होंने एक इंपॉर्टेंट जो है मूवमेंट लॉन्च किया, जिसका नाम था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, और हम लोग एक बहुत ही फेमस नाम से जानते हैं, सॉल्ट सत्याग्रह। सो पार्टिकुलर क्या है कि हमारे गांधी जी ने जो मूवमेंट साउथ अफ्रीका में लॉन्च किए थे, सेम मूवमेंट को जो है हमारे भारत में भी लॉन्च किया गया। सो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम के पॉइंट से अपनी प्रिपरेशन को जो है अपडेट रखना है, और स्पेशली गांधीयन मूवमेंट्स को इतनी अच्छे से तैयार करना है कि उनका जो भी कोना कोना है वो आपसे नहीं छूट पाए, ये आपको रिमेंबर रखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं कि 1930 का जो हमारा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था, तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि आखिर इस मूवमेंट को लॉन्च करने का पीछे का रीजंस क्या था। जब आप रीजंस पे जाएंगे तो कई सारे और भी इवेंट्स आपको दिखेगा, जैसे आपका 1929 का पूर्ण स्वराज जो लाहौर सेशन में हुआ था कांग्रेस का, देन इसके बाद 1928 में नेहरू रिपोर्ट, इसके बाद आपको एक इंसिडेंट मालूम होगा 1928 का, मैं आपको बता रहा हूं कि 1928 में क्या हुआ कि जब साइमन कमीशन आया था उससे पहले 1927 में, तो साइमन गो बैक का नारा लगा बॉम्बे से, और हमारे देश में क्या है कि अफरा तफरी का माहौल था। सो ओवरऑल 1928 में जब नेहरू रिपोर्ट आया, तो नेहरू रिपोर्ट आने के बाद क्या हुआ कि कई सारा जो हमारा डिमांड था वो ब्रिटिश वाले एक्सेप्ट नहीं किए। तो इसके रीजन से क्या हुआ 1928 में कि ब्रिटिश की तरफ से लाठीचार्ज होना शुरू हो गया, और इस पार्टिकुलर लाठीचार्ज होने से क्या हुआ कि एक इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट लीडर्स हमारे देश में, जिनका नाम है लाला लजपत राय जी, तो उनका लाठी से क्या हुआ कि उनका डेथ हो गया, लाठी के लगने से उनका डेथ हो गया।
तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि 1928 में लाला लाजपत राय जी का जब डेथ हुआ लाठी चार्ज के थ्रू, तो वो कौन से इंसान थे, वो कौन से ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे जिनके लाठी लगने से उनका डेथ हो गया? तो आपका आंसर हो जाएगा जेम्स स्कॉट। तो इस तरह से वन लाइनर फॉर्मेट पे भी आपको ख्याल रखना है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, मॉडर्न हिस्ट्री जो है इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना ज्यादा है कि खाना खाने के बाद पानी पीना, ये आपको रिमेंबर रखना है। मॉडर्न हिस्ट्री का इंपैक्ट इतना ही ज्यादा आपके जीएस में है या फिर आपके एग्जामिनेशन में है, इतना ही ज्यादा कि खाना खाने के बाद पानी पीना और उसके बाद थोड़ा सा आराम करना, ये आपको रिमेंबर रखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम गांधी जी की लाइफ को थोड़ा सा और एलोबरेट कर दे अच्छे से, तो आपको सबसे पहला पॉइंट ये समझना है कि 1915 से लेकर के 1948 ये जो इंपॉर्टेंट मतलब के ईयर आप देख रहे हैं, इसको इतनी अच्छे से तैयार करना है कि जिससे एक भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो पाए। सेकंड पॉइंट जो आपको ऑलवेज रिमेंबर रखना है कि 3 ऐसे इंपॉर्टेंट हमारे देश में लीडर्स हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल, एक तो हमारे प्यारे से गांधी जी, दूसरे हमारे हैं BR अंबेडकर जी, देन इसके साथ साथ आपका सुभाष चंद्र बोस जी। इन तीनों के ट्रायंगल्स को भी समझे और इन तीनों के ट्रायंगल्स को भी अगर आप रिलेट करके पढ़ेंगे तो ऑन एन एवरेज लगभग आपका जो एग्जामिनेशन है जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री का यूज है, तो 70 से लेकर के 75% लगभग आपका मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब वो कैसे कि जब आप कंपेयर करके पढ़ना शुरू करेंगे कि जब गांधी जी 1921 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब लॉन्च करके एक फंड उन्होंने बनाया था तिलक स्वराज फंड के नाम से, और ऑल ओवर इंडिया में वो टूर कर रहे थे, तो उस वक्त 1921 में सुभाष चंद्र बोस जी क्या कर रहे थे। देन इसके साथ साथ आखिर क्यों BR अंबेडकर जी का गांधी जी के साथ आइडियोलॉजी मैच नहीं करता था। आपको याद होगा कई सारा ऐसा इंसिडेंट हुआ जिस इंसिडेंट से इन दोनों ये दो जो लीडर्स हैं इनका जो आइडियोलॉजी वो मैच ही नहीं करता था। इसके साथ साथ क्या है कि सुभाष चंद्र बोस जी और गांधी जी जब आमने सामने आए तो आपको त्रिपुरा सेशन जो कांग्रेस का हो रहा था तो वो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स है। तो ऐसे कई सारा पॉइंट है जो आपको अच्छे से रिमेंबर रखना है। तो आइए चलते हैं, मूव ऑन करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आज के पहले एमसीक्यू की तरफ, और एमसीक्यू डिस्कस करने के साथ साथ हम कई सारे एडिशनल इंफॉर्मेशंस भी आपको देंगे। तो जब भी ये वीडियोस आप तक पहुंचेगा तो आप क्या है कि उस डायरी में अपना इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स है या पॉइंट्स है जरूर उसको आप नोट डाउन कर लें, ताकि आपका जो फ्यूचर एग्जामिनेशन है, चाहे वो आपका एसएससी हो या फिर अदर एग्जामिनेशन जहां पे जीएस यानी जनरल स्टडीज का जो है हेल्प होता है, तो वहां पर काफी इंपैक्टफुल होगा ये पर्टिकुलर वीडियो। इसीलिए हमारे चैनल से भी जुड़े हुए रहें, हमसे भी जुड़े हुए रहें। आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर, और हमारा जो शो है इन डेप्थ टॉक्स के नाम से ये रेगुलर बेसिस पे अच्छा कंटेंट्स आपके लिए लाएगा, ताकि आपके एग्जामिनेशन में एक छोटा सा हमारा रोल या मतलब कि एक सपोर्ट हो पाए। सो आइए बढ़ते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आज का पहला क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी का जो लाइफ है थ्रू एमसीक्यू से जो हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं, तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ये कुछ यूपीएससी स्टाइल में है, ये आपको रिमेंबर रखना है क्वेश्चन का, कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चंपारण सत्याग्रह। यानी यहां पर आप देख सकते हैं कि चंपारण सत्याग्रह के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पे डिस्कस किया जा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन पहले आपसे आस्किंग है, देन फाइनली इसका एक एडिशनल जो है डिस्कस वो भी किया जाएगा। तो पहला नंबर जो हमारा स्टेटमेंट है, द यूरोपियन प्लांटर्स हैड बीन फोर्सिंग द पीजेंट्स टू ग्रो इंडिगो ऑन 3/20 पार्ट ऑफ द टोटल लैंड। फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड जो हमारा स्टेटमेंट है आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट स्टेटमेंट, देन सेकंड स्टेटमेंट, द पीजेंट्स वेर फोर्स्ड टू सेल द प्रोड्यूस एट ए प्राइस फिक्स्ड बाय द यूरोपियंस। और थर्ड जो हमारा स्टेटमेंट है कि इट वाज द फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये आपको रिमेंबर रखना है, यानी कि इट वाज द फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये आपको रिमेंबर रखना है। तो देखिए आप देख सकते हैं कि चंपारण सत्याग्रह के ऊपर ये 3 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, और इसमें से आपको क्या करना है कि विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि आपको एक एनालिटिकल अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कंपटीशन अभी डे बाय डे क्या हो रहा है वो बहुत ही इंक्रीज हो रहा है। तो जब तक आप क्या कीजिएगा कि किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी सब्जेक्ट्स का, चाहे पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो या कोई भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट हो, जब तक आपका थिंकिंग एक एनालिटिकल अप्रोच में नहीं आ पाएगा कि एक पार्टिकुलर जो व्यक्ति है, एक पार्टिकुलर जो इंसान है, उसका विचार, उसका आइडियोलॉजी को थोड़ा समझ नहीं पाएंगे, तब तक आपको कोई मूवमेंट भी समझ में नहीं आ पाएगा।
आखिर इस मूवमेंट के पीछे का रीजंस क्या था और क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुआ, तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करना काफी इंपॉर्टेंट है और उस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। देखिए, जब भी इस तरह का एमसीक्यू सॉल्व करें तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे ध्यान रखना है कि सवाल एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है और आपको उसका आंसर जो उसके अकॉर्डिंग कैसे देना है। देखिए, यहां पर क्या बोला गया कि विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो सबसे पहले आपको करेक्ट को जो है यहां पर एक सर्कल बनाना है। जैसे कि अगर एसएससी का एग्जामिनेशन है तो वो तो ऑनलाइन बेस्ड है, लेकिन अगर हम बात करेंगे यूपीएससी का या डब्ल्यूबीसीएस का तो वो आपका ऑफलाइन ओएमआर सीट पे एग्जामिनेशन होता है। सो कहीं ना कहीं क्या है कि इस टाइप का जो क्वेश्चन है, फर्स्ट मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन इसलिए दिया बिकॉज ये यूपीएससी स्टाइल का क्वेश्चन है, और इस बार अगर मान लीजिए डब्ल्यूबीसीएस का पेपर होता है तो कहीं ना कहीं आपको ऑन एयर यूपीएससी स्टाइल में 2-4 क्वेश्चन दिख ही जाता है। तो यहां पर 2-4 पॉइंट को समझना है। पहला तो इसमें करेक्ट या इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, दूसरा स्टेटमेंट्स को समझना है, और जहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होगा वहां पर अंडरलाइन जरूर करना है, और फिर क्वेश्चंस को जो है 1-2 बार रीड आउट करके देन ऑप्शंस को एलिमिनेट करके फिर उसका फाइनल आंसर्स देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि द यूरोपियन जो प्लांटर्स थे, तो हमारे भारत के जो किसान थे जिनको बोला गया कि आप इंडिगो की खेती कीजिए, और 3/20 पार्ट ऑफ द टोटल लैंड, यानी कि जो टोटल लैंड था उनका उसमें 3/20, तो यहाँ से 3/20 हो गया, देन इंडिगो हो गया, यूरोपियन प्लांटर्स हो गया, पीजेंट्स हो गया। तो कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आ गया सामने में। सेकेंड जो स्टेटमेंट है, द पीजेंट्स वेयर फोर्स्ड to sell the produce at a price fixed by the fixed, that is very important keywords. और लास्ट वन, इट वाज द फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो ये 3 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि चंपारण सत्याग्रह क्या हुआ था, और फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे तो देखिए बहुत इजी हो जाएगा। देखिए, ओवरऑल जब गांधी जी भारत आए, जब प्यारे से गांधी जी हमारे भारत देश आए, तो लगभग आपका ये बिहार का रीजन है, लगभग इस साइड में। तो यहां पर क्या था इनका कि 9 जनवरी 1915 में गांधी जी हमारे भारत आए। गांधी जी भारत आए तो भारत आने का भी रीजंस था कि इनके एक फ्रेंड कह सकते हैं साउथ अफ्रीका में, जिन्होंने इंसिस्ट किया कि गांधी जी चलिए भारत। तो उनका नाम था जेएफ एंड्रयूज। ये आपको रिमेंबर रखना है, जेएफ एंड्रयूज। यहां से भी क्वेश्चन आता है आपका कि साउथ अफ्रीका में कौन से वो फ्रेंड थे जिन्होंने इंसिस्ट किया गांधी जी को कि चलिए भारत साथ में। तो आपका आंसर हो जाएगा जेएफ एंड्रयूज। तो जेएफ एंड्रयूज जी ने महात्मा गांधी जी को इंसिस्ट करके 9 जनवरी 1915 को भारत देश आ गए हमारे प्यारे से गांधी जी। और इस पार्टिकुलर 9 जनवरी को हम लोग एक दिवस के नाम से सेलिब्रेट करते हैं जिसका नाम है प्रवासी भारतीय दिवस। ये आपको रिमेंबर रखना है, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 1915 को ये सेलिब्रेट होता है, और 9 जनवरी ये आपको रिमेंबर रखना है। और ये जो दिवस है ये एवरी 2 इयर्स में सेलिब्रेट होता है, ये भी आपको रिमेंबर रखना है। ये 2 इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है। सो ओवरऑल जैसे ही गांधी जी भारत आए तो नॉर्मल अपना जो एरिया था जहां पर उनका बचपना गुजरा और पढ़ाई लिखाई हुआ, जैसे कि पोरबंदर गुजरात का एरिया, फिर राजकोट में उन्होंने आपका क्या है कि स्कूलिंग किया, फिर बाद में जाकर के जो है श्यामल दास कॉलेज से पढ़ाई किया, और फिर श्यामल दास कॉलेज में पढ़ते पढ़ते ड्रॉप आउट हो गए। देन फाइनली 1888 में उन्होंने लंदन चले गए और लंदन से लॉ की डिग्री जो है वो हासिल किए। फिर जब वो लंदन से भारत आए तो लंदन से भारत आने के बाद क्या हुआ कि जब उनको बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने गए तो कोई केसेस नहीं मिला, स्ट्रगल कर रहे थे अपनी लाइफ में। देन राजकोट हाई कोर्ट गए तो वहां भी कोई केसेस नहीं मिला। तो लगभग ये जो टाइमिंग है आपका 1891 का टाइमिंग है, 1891 और 92 के बीच का टाइमिंग है। और सेम क्या हुआ था 1892 में एक पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, यानी कि भारत में ब्रिटिश का एक एक्ट आ गया था इंडियन काउंसिल एक्ट के नाम से, ये भी आपको रिमेंबर रखना है। तब जाके क्या हुआ कि 1893 में दादा अब्दुल्ला जी का कॉल आता है गांधी जी के पास में, और मतलब मैसेज आता है, और गांधी जी को जो है वहां से फिर एक इनविटेशन मिलता है। देन गांधी जी फाइनली भारत से जो है वो साउथ अफ्रीका चले जाते हैं। तो वो एक अलग इंसिडेंट है। हम लोग समझते हैं कि चंपारण का एक्चुअल में इंसिडेंट क्या था। तो 1915 में जैसे ही गांधी जी भारत आ गए तो सब कुछ जैसा था वैसे ही चल रहा था इनको, मतलब जैसा एक नॉर्मल लाइफ है, ऐसा नहीं कि कोई बड़ा मूवमेंट करना है या कुछ और करना है। तो साबरमती आ गए, अपना आराम से रह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बिंदास लाइफ था।
लेकिन कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट हमारे देश में लॉन्च हुआ 1916 में, और जिसका नाम था होम रूल मूवमेंट। ये मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया आपसे। अब ये जो होम रूल मूवमेंट था, ये जो मूवमेंट है, भारत में जो इसको लीड किए उनका नाम था बाल गंगाधर तिलक जी, और यूएस में जो इसको लीड किया उनका नाम था एनी बेसेंट जी। और ये समय कब का है? तो 1916, डेट इज कॉल्ड 1916 का है। तब तो गांधी जी अपना चिल, अपना आराम से रह रहे थे, जो उनको लाइफ में करना था वो कर रहे थे, कोई टेंशन नहीं, बस अपना जो है चल रहा था सब चीज आराम से। लेकिन हाँ, एक ये था कि इनको कुछ बड़ा करना है, और जब बड़ा होता है तो भगवान और ऊपर वाला आपसे कुछ ना कुछ बहुत बड़ा करवा ही लेता है। 1917 का टाइम था, 1917 का, और हमारे देश में बिहार एक छोटा सा, जो मतलब कि बिहार उस वक्त बहुत बड़ा राज्य था, तो वहां पर एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है चंपारण। और चंपारण के जो किसान थे वो काफी ज्यादा परेशान थे, किससे? ब्रिटिश लोगों से। अब परेशानी क्या था एक्चुअल में, कि आपको याद होगा, ये जो टाइमिंग हम बता रहे हैं 1917 का, आपको पता होगा कि इस टाइमिंग के बीच में वर्ल्ड वॉर 1 जो है ये भी चल रहा था, जो 1914 से जो शुरुआत हुआ 1914 से, और 1918 तक ये गया वर्ल्ड वॉर 1 का जो कॉन्सेप्ट है। इसी बीच में क्या हुआ कि 1917 में चंपारण के जो किसान थे, इनके साथ ब्रिटिश वालों ने कई सारा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, और उनको फोर्सिंग करने लगे कि आपका जो खेती करते हैं उस वहां पे क्या है कि आपको अपनी खेती में इंडिगो का प्लांटेशन करना होगा, दैट इज कॉल्ड नील, जो होता है ना, जो हम लोग कपड़ा में जो डाई का इस्तेमाल करते हैं, तो उसका प्लांटेशन आपको करना होगा। सो कहीं ना कहीं क्या है कि अगर मान लीजिए हम किसान हैं, और अगर मेरा ये खेत है, और इसमें अगर हम नील का प्लांटेशन करेंगे, दैट इज कॉल्ड इंडिगो प्लांटेशन करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमको इसमें नुकसान है। नुकसान क्या है? नुकसान हमारे पास दो है। एक क्या है कि नील का अगर हम प्लांटेशन करते हैं तो उसमें वाटर जो है, वाटर का जो मतलब कि वाटर का जो यूज है वो काफी ज्यादा होता है। और सेकंड पॉइंट क्या है कि ये मान लीजिए ये पार्टिकुलर मेरा लैंड है, तो इसका जो सोयल है, दैट इज कॉल्ड मिट्टी, ये इनफर्टाइल हो जाता है इंडिगो प्लांटेशंस की वजह से। तो ये दो इंपॉर्टेंट रीजन था। और तीसरा इंपॉर्टेंट, एक बैकग्राउंड में हम जाते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं कि 1915 में जर्मनी जो है, जर्मनी इसने आर्टिफिशियल जो डाई होता है, आर्टिफिशियल डाई, इसका इन्वेंट कर दिया था। अब आप देख सकते हैं कि जर्मनी एक अलग सा कहानी, वर्ल्ड वॉर 1 वो भी चल रहा है कहानी, और तीसरा जो कहानी 1917 का चंपारण कहां पे है? तो बिहार में। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इंडिगो का प्लांटेशन अंग्रेज लोग करवाना क्यों चाहते थे? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। तो जैसा कि आपको हम बता दें कि 1750 का एक टाइम था, और इस पार्टिकुलर 1750 में हमारे भारत देश में 3 इंपॉर्टेंट जो लोकेशन है, एक आपका बेरार, एक आपका अवध, और तीसरा आपका बंगाल। ये जो 3 इंपॉर्टेंट लोकेशन है जिसमें सबसे पहले जो है इंडिगो का प्लांटेशन स्टार्ट हुआ था, ये आपको रिमेंबर रखना है। सबसे पहले इंडिगो का प्लांटेशन स्टार्टेड हुआ था 1750s में, और कहीं ना कहीं हम अंग्रेज लोग जो है इंडिगो का प्लांटेशंस करके इसको एक्सपोर्ट करते थे, यानी बाहर देश भेजते थे, जिसमें आपका चाइना, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम, और कहीं ना कहीं यूरोप शामिल था। ये 3 इंपॉर्टेंट जो आपको दिख रहा है। तो अब आप समझ सकते हैं, एक इंसिडेंट तो 1915 में जर्मनी ने आर्टिफिशियल डाई जो है ये इन्वेंट कर दिया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो भी चल रहा है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो 3 इंपॉर्टेंट लोकेशन है जहां से इंडिगो का प्लांटेशन शुरू हुआ, तो बाद में अंग्रेजों ने फिर क्या किया कि चंपारण नाम का जगह जो बिहार में है, तो 1917 में उस वहां पे बिहार के जो किसान थे, तो उनके साथ क्या हुआ कि उनके साथ प्रॉब्लम करना शुरू कर दिया कि नहीं, आपको इस अपने खेती में जो है प्लांटेशन करना ही होगा इंडिगो का। तो कहीं ना कहीं किसान बहुत ज्यादा परेशान। और दूसरा प्रॉब्लम क्या था कि जो किसान का दाम होता था प्रोड्यूस का, वो भी सही से नहीं मिलता था, उसको भी कट कर लिया जाता था। तो ये एक बहुत बड़ा इश्यूज। और थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या था कि मान लीजिए हम एक किसान हैं और आप एक मनी लेंडर हैं, तो किसान का नॉर्मल क्या काम रहता था कि बस जा करके अपना खेती करना है, लेकिन जमीन किसका रहता था? मनी लेंडर्स का रहता था। तो ये सारा इंसिडेंट्स होने की वजह से चंपारण जो मूवमेंट सामने आया, वो इसका थोड़ा बहुत बैकग्राउंड है जो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। इसी चंपारण मूवमेंट से एक अंग्रेजों ने सिस्टम लाया 3 काथिया सिस्टम का, जिसका मैंने नाम बताया 3/20। अब ये 3/20 क्या है कि मान लीजिए ये लैंड है, ये जमीन है किसानों का, तो इसमें बोला गया कि ये इतना हिस्सा जो है इसमें आप जो करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन ये जितना हिस्सा है इसमें हम जो है इंडिगो का प्लांटेशन करेंगे।
इंडिगो का प्लांटेशन करवाएंगे। अब आप बताइए, ये जो मान लीजिए हिस्सा है लैंड का, इसमें ये सारा जो हिस्सा है आपका, इसमें आप इंडिगो का प्लांटेशन कीजिए और ये जो पार्टिकुलर प्लेस है इसमें आपको जो करना है कीजिए। तो कहीं ना कहीं दो इंपॉर्टेंट तो रीजन है ना पीछे, एक तो पैसा नहीं मिल रहा है टाइम से, दूसरा है कि अगर हम इंडिगो का प्लांटेशन करेंगे तो वाटर का सबसे ज्यादा मतलब कि यूज है और वहां का जो सॉइल है वो इनफर्टाइल हो जाएगा। तो इन सारी चीजों को समझते हुए वहां के पीजेंट्स भी परेशान और साथ साथ वहां के मनी लेंडर्स भी परेशान। तब जाके क्या हुआ कि वहां के जब पीजेंट्स भी परेशान और वहां के जब जो है मनी लेंडर्स भी परेशान और उनका जो प्रोड्यूस है उसके अकॉर्डिंग उनको पैसा भी नहीं मिल रहा है, तो इन सारी चीजों को इश्यूज होते हुए वहां के कई सारे किसानों ने अपना एक ग्रुप बनाया और फाइनली क्या हुआ कि वो सारा ग्रुप जो है बिहार से कहां पहुंचा, वो सारा ग्रुप जो है बिहार से पहुंच गया आपका गुजरात के साबरमती में। पहला पॉइंट रिमेंबर रखिएगा। और दूसरा पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है कि चंपारण के एक इंपॉर्टेंट मनी लेंडर जिसका कई बार नाम आया है और कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है, जनाब राजीव कुमार शुक्ला जी। राजीव कुमार शुक्ला जी वो थे जिन्होंने बिहार के चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को जो है इनवाइट किया कि सर मेरे जगह पे आइए, यहाँ पर किसान परेशान है, यहाँ पर हम परेशान हैं, इस मामला को, इस मैटर को आप सॉल्व कीजिए। देन फाइनली क्या हुआ, गांधी जी ने साबरमती में जब ये सारे लोग वहां पे पहुंचे तो गांधी जी का एक आदत था, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट टेक्निक आपको रिमेंबर रखना है गांधी जी का। पहला टेक्निक गांधी जी का क्या था कि गांधी जी ऑलवेज क्या करते थे कि ट्रुथ का साथ देते थे और नॉन वायलेंस तरीके से अपनी किसी भी मूवमेंट्स को चलाते थे। तो जब किसान अपना जो इश्यूज लेके चंपारण का साबरमती गुजरात पहुंचे तो गांधी जी ने क्या किया कि एक एक चीज को एनालाइज करके, एक एक चीज को समझ करके एक कमेटी बनाया और उस पार्टिकुलर कमेटी में कई सारा इंपॉर्टेंट नाम था, जिसमें आपका ब्रज किशोर आनंद जी, राजेंद्र प्रसाद जी और भी 2-3 लीडर्स थे जो इस कमेटी में शामिल थे। और फिर बाद में जाकर के गांधी जी और ये पूरी टीम को लेकर के साबरमती से जो है बिहार पहुंच गए और साबरमती से जैसे ही बिहार पहुंच गए तो बिहार में किसानों को सुना, एनालाइज किया और फिर यहां से जो है विद्रोह जो है शुरू कर दिया। और फाइनली क्या हुआ कि अंग्रेजों को धूल चटा करके ये पार्टिकुलर चंपारण सत्याग्रह में एक ऐसा विजय हासिल किया जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। और यहां से ही गांधी जी का जो परचम है वो लहर गई, ये आपको रिमेंबर रखना है। और यहां से अंग्रेजों को घुटना टेकना पड़ा और बैक टू बैक हेलीकॉप्टर शॉट चलता गया, चाहे वो चंपारण बोलिए या फिर अहमदाबाद कह सकते हैं या फिर आपका खेड़ा कह सकते हैं, बैक टू बैक जो है चलता गया। तो अब आप आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देन आप देखिएगा क्वेश्चन तो थोड़ा सा इजी लगने लगेगा। पहला क्या है, यूरोपियन प्लांटर हैड बीन फोर्सिंग द पीजेंट 3/20 पार्ट, मैंने पहले डिस्कस किया, दैट इज कॉल्ड ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर जो 1 है ये आपका जो है ये राइट हो जाएगा। देन जो प्रोड्यूस था तो किसानों को क्या हुआ, फोर्स करना पड़ा, फोर्स मतलब किया गया यूरोपियंस की तरफ से, तो ये भी स्टेटमेंट जो है ये राइट हो जाएगा। और थर्ड जो इंपॉर्टेंट है कि इट वाज द फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा बिकॉज जो फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो आपका खेड़ा सत्याग्रह था, ये आपको रिमेंबर रखना है। और ये खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ तो आपको रिमेंबर होगा 1918 में। और ये खेड़ा क्या है तो ये गुजरात का एक प्लेस है और यहां से ही आपको रिमेंबर रखना है, इस पार्टिकुलर खेड़ा सत्याग्रह से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो हैं गांधी जी के फॉलोअर्स बन गए थे। यहां से भी आपका क्वेश्चन आता है, ये आपको रिमेंबर रखना है ओवरऑल। तो यहां जब हम स्टेटमेंट 1 और 2 और 3 को जब एलिमिनेट करते हैं तो जब आप ऑप्शन पे आइएगा, यहां बोला गया है करेक्ट चूज करने के लिए, तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए ये तो नहीं होगा, ऑप्शन बी 2 और 3 तो ये भी नहीं होगा बिकॉज 3 नंबर ऑलरेडी एलिमिनेट हम कर दिए हैं। ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 ये भी नहीं होगा बिकॉज 3 नंबर ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया है। और ऑप्शन नंबर डी जो हमारा है 1 और 2, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट नंबर 1 और 2। आई होप के चंपारण का जो थोड़ा सा इंसिडेंट है वो आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। आइए मूव करते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सो ओवरऑल आज का हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी वाज फर्स्ट अरेस्टेड इन विच रेलवे स्टेशन ऑफ हरियाणा। अच्छा, इस पार्टिकुलर क्वेश्चन से आपको रिमेंबर रखना है कि महात्मा गांधी एक्चुअल में हरियाणा क्यों जा रहे थे। तो किसी भी चीज का क्यों जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके पीछे का रीजन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक चीज आपको रिमेंबर रखना है गांधीयन लाइफ में कि कई सारा जो इंपॉर्टेंट था इवेंट्स, जैसे आपका चंपारण 1917, उसके बाद आपका अहमदाबाद 1918, देन इसके बाद आपका खेड़ा, ये कब हो गया 1918। ये 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। अच्छा देखिए, महात्मा गांधी जी यहां पर क्या किए, अंग्रेजों के खिलाफ में जो मूवमेंट चला रहे थे हमारे देश में,
तो बैक टू बैक हेलीकॉप्टर जो है वो चल रहा था, बैक टू बैक 6 चल रहा था, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, और एक काफी फेमस जो शॉर्ट फॉर्म रहता है केक के नाम से, ये भी आपको रिमेंबर रखना है सीक्वेंस वाइज आपको याद रखने के लिए। लेकिन अंग्रेजों का भी तो रिएक्शन आना जरूरी है, तो तब जाके पहला जो रिएक्शन आया अंग्रेजों का वो था आपका रॉलेट एक्ट। वो क्या था आपका? रॉलेट एक्ट। और इसके जस्ट कुछ दिन के बाद क्या हुआ? जलियांवाला बाग का इंसिडेंट हो गया, कि आज भी जलियांवाला बाग की जो दीवारों पे जो है लहू का जो बूंद है उसका निशान वहां पे है। ये इंसिडेंट वो था हमारे मतलब कि इंडियन हिस्ट्री में, ये नेशनल मूवमेंट में जो खून खौला देने वाला है, जो मतलब कि आक्रोश कर देने वाला है, ये आप समझ सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ कि ये जो बैक टू बैक गांधी जी का 6 चल रहा था, हेलीकॉप्टर शॉट चल रहा था, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, तो आपको पता होगा कि अंग्रेजों का भी तो रिएक्शन आएगा। तो अंग्रेजों का जो फर्स्ट रिएक्शन था विच इज कॉल्ड रॉलेट एक्ट। अब यहां से सवाल है कि गांधी जी एक्चुअल में हरियाणा क्यों जा रहे थे और कौन से रेलवे स्टेशन में इनको अरेस्ट कर लिया गया? देखिए, जैसे ही अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट को पास किया, तो हम भारत के लोग इसको प्रोटेस्ट मतलब के करने लगे इस पार्टिकुलर एक्ट का, जिसको हम लोग ब्लैक एक्ट भी कह सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी कह सकते हैं। और यहां से ही आपका डीआरकी आया, ये भी आपको रिमेंबर रखना है। तो ओवरऑल क्या था कि पंजाब में प्रोटेस्ट चल रहा था रॉलेट एक्ट का, और गांधी जी को जो है इस पार्टिकुलर प्रोटेस्ट में मतलब के पार्टिसिपेट करना था। तो हरियाणा का एक रेलवे स्टेशन है जिसमें ऑप्शन आप देख सकते हैं ABCD के नाम से, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, दैट इज कॉल्ड पलवल। तो पलवल में गांधी जी को फर्स्ट टाइम अरेस्ट किया गया, और गांधी जी कहां जा रहे थे? तो पंजाब जा रहे थे, और रॉलेट एक्ट का प्रोटेस्ट चल रहा था तो उसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे थे, ये आपको रिमेंबर रखना है। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि गांधी जी को अरेस्ट फर्स्ट टाइम कब किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 10 अप्रैल 1919, यानी कि 1919 में, ये आपको रिमेंबर रखना है। और इसके साथ साथ एक और पॉइंट रिमेंबर रखना है कि जस्ट थोड़े ही दिन के बाद, मोटा मोटी मैक्सिमम 3 दिन के बाद, हमारे भारत में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसके वजह से हम भारतीय लोगों का खून खौल उठा, जिसमें कई सारे जो बड़े बड़े लीडर्स थे, जैसे आपका रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिन्होंने अपना टाइटल को जो है वो रिटर्न कर दिया, और भी कई सारे जो लीडर्स थे हमारे देश में, और कई सारे लोगों को जो ब्रिटिश की तरफ से अवार्ड मिला था, तो उन्होंने इस इंसिडेंट के बाद अपना जो टाइटल, अवार्ड, मेडल, यानी ईच एंड एवरीथिंग जो है वो अंग्रेजों को सरेंडर करना शुरू कर दिया। और उस इंसिडेंट का नाम जो है पार्टिकुलर जलियांवाला बाग का इंसिडेंट, जो आपको याद रखना है, जो आपका 13 अप्रैल 1919 को ये इंसिडेंट हुआ। आज भी जलियांवाला बाग की जगह पे और उस पार्टिकुलर प्लेसेस पे हम भारतीयों का जो लहू है उस दीवारों पे टिका हुआ है। ये जो इंसिडेंट है ये गांधीयन लाइफ में, और कह सकते हैं कि हम भारतीयों के लाइफ में एक ऐसा चैलेंज था, एक ऐसा मोड़ था, एक ऐसा आक्रोश था कि अब तो है कि अंग्रेजों को यहां से खदेड़ के भगाना ही है। तब जाकर के इस एक्शन का एक रिएक्शन हम लोग दिए जिसका नाम था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और देन फाइनली हम लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो लॉन्च किया हमारे भारत देश में, उस ईयर का नाम है 1920, जो आपको रिमेंबर रखना है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स इन आवर इंडियन हिस्ट्री एंड नेशनल मूवमेंट। देखिए, एक चीज आपको रिमेंबर रखना है कि गांधीयन लाइफ से 1915 दैट इज कॉल्ड 1915 से लेके 1948 के जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, चाहे वो चंपारण हो, चाहे वो अहमदाबाद हो, चाहे वो खेड़ा हो, या फिर आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो, या फिर आगे थोड़ा बढ़ेंगे आप तो रेवोल्यूशनरी ग्रुप जो है वो काफी एक्टिव हो गया था चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद, जो 1922 में हुआ था। इसके साथ साथ साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, पूर्ण स्वराज, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 2, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3, और देन गांधी जी थक हार के कभी मतलब के बाहर, कभी अंदर, कभी बाहर, कभी अंदर, कभी बाहर, कभी अंदर, अंदर दैट मींस के लॉकअप में जाते थे, मूवमेंट लॉन्च करते थे, फिर आते थे, फिर जाते थे। तो यहीं से क्या हुआ, गांधी और इरविन का पैक्ट साइन हुआ, यहीं से क्या हुआ, पूना पैक्ट साइन हुआ। देन फाइनली तंग आकर के मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स को छोड़ करके 1934 में उन्होंने एक सोसाइटी के एक ग्रुप जिसका नाम है हरिजन ग्रुप शेड्यूल कास्ट, उसके लिए, उसके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना शुरू किया, जो आपको रिमेंबर रखना है। और फिर बाद में जाकर के 1936 का वो टाइम था
जिसमें गांधी जी ने सेवाग्राम आश्रम जो है उसको एस्टैब्लिशमेंट किया। और इसके साथ साथ जब आप गांधीयन लाइफ पढ़ेंगे तो एक तरफ सुभाष चंद्र बोस जी को सोचिए और एक तरफ अंबेडकर जी को भी सोचिए, और कहीं ना कहीं ये जब तीन विचार आपके साथ आ जाएगा, एक एनालिटिकल व्यू आ जाएगा, तब आपको क्या होगा कि पढ़ने का मजा और दुगुना, 3 गुना, 4 गुना बढ़ जाएगा। ये आपको रिमेंबर रखना है। और इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो और आपको रिमेंबर रखना है, विच इज कॉल्ड 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट, दैट इज कॉल्ड डू और डाई, करो या मरो। अब अंग्रेजों का हालत हो गया खराब। यहां से क्या हो गया? अंग्रेजों का हालत खराब। क्यों? क्योंकि 1940 में हम लोग अगस्त ऑफर लॉन्च कर दिए, मतलब अगस्त ऑफर आ गया। इंडिविजुअल सत्याग्रह भी हम लोग लॉन्च कर दिए। 42 में फाइनली क्या हुआ कि क्विट इंडिया मूवमेंट्स लॉन्च हो गया। अब अंग्रेज लोग क्या करें? घबरा रहा है पूरा। देन बैक टू बैक फिर रिएक्शन का एक्शन का रिएक्शन शुरू। और फाइनली क्या हुआ कि 1947 में एक इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ और 48 में हमारे प्यारे से गांधी जी को 30 जनवरी 1948 में ठीक शाम का टाइम था, सुबह का प्रेयर चल रहा था, 3 गोली ठीक यहाँ सीना पे ठाए 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 लग करके गांधी जी का मृत्यु हो गया। ये आपको रिमेंबर रखना है। सो ओवरऑल पलवल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन, जो 29 किलोमीटर फरीदाबाद से पड़ता है। और फर्स्ट टाइम गांधी जी को पलवल में ही अरेस्ट किया गया था, क्योंकि ये पंजाब जा रहे थे रॉलेट एक्ट का जो प्रोटेस्ट चला था उसमें पार्ट बनने के लिए। और जस्ट कुछ दिन के बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च हो गया 1920 में। तो आपको ऐसे समझ के चलना है कि जब गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला रहे थे तो उस वक्त सुभाष चंद्र बोस जी क्या कर रहे थे। ये अगर थिंकिंग अगर आ गया, ट्रस्ट मी, मजा आ जाएगा, मजा पगला कर दीजिएगा पढ़ करके। ये रिमेंबर रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा जो है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अकॉर्डिंग टू द एजुकेशन प्लान लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी इन दिसंबर 1944 बेसिक स्कूलिंग वाज रिक्वायर्ड फ्रॉम द ईयर डैश। यानी 1944 में हमारे देश में एक स्कूलिंग बेसिक एजुकेशन प्लान आया, दिसंबर 1944। ये आपको रिमेंबर रखना है। इसके साथ साथ इस एजुकेशन प्लान में बेसिक स्कूलिंग के लिए किस साल से किस साल तक के बच्चों को मतलब के पढ़ाया जाता था, ये आपको ऑप्शन में बताना। ऑप्शन है 10 to 15 ईयर्स, ऑप्शन बी 5 से 10 साल, ऑप्शन सी 7 to 14 ईयर्स एंड ऑप्शन नंबर डी 2 to 7 ईयर। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विच इज कॉल्ड 7 to 14 ईयर्स। और यहां से 2 पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है कि अगर हम बात करेंगे एजुकेशन का, तो एक चीज आपको रिमेंबर रखना है कि हम अपने दुश्मनों को पाकीज़ा सजा देते हैं। हम अपने दुश्मनों को पाकीज़ा सजा देते हैं, हाथ उठाते नहीं, नजरों से गिरा देते हैं। कहने का मतलब यह है कि कलम का हथियार वो हथियार होता है जिससे आप कुछ भी कर सकते हैं, भले ही जो है मतलब कि जो रियल हथियार है चाकू भाला, ये कोई हथियार नहीं है। मेन हथियार ये कलम का हथियार होता है। ये आपको रिमेंबर रखना है। इसीलिए जो आप सपना सोच रहे हैं और जो सपना देख रहे हैं, इसमें बेहतरीन मेहनत कीजिए, लग जाइए, कंसिस्टेंट रहिए, खतरनाक लेवल पे। बस एक चीज करना है कि हमको WBCS ऑफिसर बनना है, UPSC क्वालिफाई करके IAS या PCS बनना है, और CGL क्वालिफाई करके सेक्शन ऑफिसर, अलग अलग सेक्शन में जाकर के CBI, ईच एंड एवरी पोस्ट पे जाकर के जो भी आपका ड्रीम होगा बस उसमें लग जाना ओवरऑल। इसीलिए गांधी जी आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको अच्छे से पढ़ना है। तो यहां पर 7 to 14 ईयर बेसिक स्कूलिंग, ये आपको रिमेंबर रखना है। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे एजुकेशन का, तो हमारे देश में एजुकेशन के लिए हमारे पॉलिटी, हमारे संविधान में आर्टिकल नंबर 45 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज रिलेटेड टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। और बाद में ये जो 45 आर्टिकल है इसको फंडामेंटल राइट्स में डाल करके आर्टिकल नंबर 21A में चला गया। और ये जो आर्टिकल 21A है, ए दैट इज कॉल्ड अमेंडमेंट करके आया। तो यहां से आपको रिमेंबर रखना है 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। और अभी रिसेंट्स में अगर हम बात करेंगे तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ साथ कई सारा जो हमारा भारत सरकार का स्कीम चलता है वो भी आपको पढ़ना अच्छे से है। और रिसेंट में एक स्कीम था एजुकेशन से रिलेटेड, PM श्री, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 आज का हमारा जो है, क्वेश्चन नंबर 4 आज का जो हमारा है कि महात्मा गांधी अराइव्ड इन डैश साउथ अफ्रीका, महात्मा गांधी अराइव्ड इन डैश साउथ अफ्रीका अब्रॉड SS सफारी। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और काफी फेमस भी है, कई बार एग्जामिनेशन में दिखा है ये क्वेश्चन। जब महात्मा गांधी को हमारे देश में कोई काम वाम जैसे नहीं मिल रहा था, उन्होंने लॉ का पढ़ाई किया। देन बॉम्बे हाई कोर्ट और राजकोट हाई कोर्ट में जब वो प्रैक्टिस करने गए तो कोई केसेस नहीं मिल रहा था, लाइफ पूरा स्ट्रगल से भरा हुआ था।
देन फाइनली क्या हुआ कि 1892 में अंग्रेजों की तरफ से एक कानून पास हुआ जिसका नाम था इंडियन काउंसिल एक्ट। और जस्ट कुछ दिन के बाद 1893 के टाइम में क्या हुआ कि गांधी जी को दादा अब्दुल्ला की तरफ से एक इनविटेशन आया और फिर गांधी जी साउथ अफ्रीका निकल गए दादा अब्दुल्ला के कॉल पे। और कहा जाता है कि दादा अब्दुल्ला का कुछ फैमिली डिस्प्यूट्स था मनी के रिगार्डिंग, और उनको एक गुजराती स्पीकिंग लॉयर चाहिए था, और तब जाकर के उस फॉर्मेट्स पे गांधी जी जो है फिट होते थे। देन गांधी जी जो है चले गए साउथ अफ्रीका दादा अब्दुल्ला के कॉल पे, और पहला जो उनका साउथ अफ्रीका में लैंडिंग हुआ जिसका नाम था डरबन, ये आपको रिमेंबर रखना है। तो इस हिसाब से इसका जो आंसर हो जाएगा करेक्ट वो ऑप्शन नंबर सी विच इज कॉल्ड डरबन, ये आपको रिमेंबर रखना है, ऑप्शन नंबर सी डरबन। और दादा अब्दुल्ला जी साउथ अफ्रीका में कहां पर रहते थे, तो ये आप देख सकते हैं गांधी जी हमारे। अब दादा अब्दुल्ला जी साउथ अफ्रीका में कहां रह रहे हैं, तो प्रिटोरिया में रहते थे। अब हमारे गांधी जी को डरबन से जाना था कहां, प्रिटोरिया। डरबन से जाना था प्रिटोरिया। अब इस बीच में गांधी जी ने एक ट्रेन का फर्स्ट क्लास टिकट जो है कटवा लिया, लेकिन उस वक्त साउथ अफ्रीका में व्हाइट रेसिज्म का इश्यूज बहुत ज्यादा था, और ये गांधी जी के लाइफ में समझ लीजिए कि एक लाइफ चेंजिंग मूवमेंट था। जिस तरह से हर एक इंसान का एक ऐसा मूवमेंट होता है जो लाइफ चेंजिंग होता है, तो यहां से व्हाइट रेसिज्म को जो है जब इश्यूज देखे गांधी जी, तो ओवरऑल यहां से उनका लाइफ चेंज हो गया। तब जाकर के उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। हम भारत के लोग जो साउथ अफ्रीका में रहते थे उन लोगों के लिए कई सारा हैंडबिल आया, जैसे ग्रीन पैम्पलेट के नाम से। फिर धीरे धीरे आगे जैसे हम बढ़ेंगे, 1901 का टाइम था, तो तब गांधी जी कांग्रेस का एक सेशन था, एनुअल मीटिंग्स कह सकते हैं, कलकत्ता में हो रहा था, तो उस मीटिंग को अटेंड किए। तो यहां से भी क्वेश्चन आपका आस्किंग है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये आपको रिमेंबर रखना है। कभी डिटेल्स में हम गांधी जी के बारे में डिस्कस करेंगे और गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस जी से रिलेट करेंगे, और साथ साथ सुभाष चंद्र बोस जी को रिलेट करेंगे अंबेडकर जी से। तो ऐसा कुछ सीन इंपॉर्टेंट चलता रहेगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, ए मैन इज बट अ प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट्स, व्हाट ही थिंक्स ही बिकम्स हु सेड। देखिए इंपॉर्टेंट कोटेशन या इंपॉर्टेंट स्लोगन के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन जो है भर भर के आता है आपके एग्जामिनेशन में, ये आपको रिमेंबर रखना है। ऐसे कई सारा इंपॉर्टेंट कोटेशन है, कई सारा इंपॉर्टेंट जो है आर्टिकल है, कई सारे इंपॉर्टेंट बुक्स है, कई सारे इंपॉर्टेंट जैसे न्यूज़पेपर है। अगर हम गांधीयन लाइफ के बारे में बात करेंगे तो यंग इंडिया हो गया, हिंद स्वराज हो गया, तो ये सारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडियन ओपिनियन हो गया, हरिजन वीकली हो गया, ये आपको सबको रिमेंबर रखना है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब कहीं ना कहीं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विच इज कॉल्ड महात्मा गांधी। बट आप जब भी गांधीयन लाइफ को पढ़ें तो चीजों को एनालिटिकल एलाबोरेट करें, एनालिटिकल थिंकिंग के थ्रू पढ़ाई करें। सुभाष चंद्र बोस जी, गांधी जी और अंबेडकर जी, इन तीनों को बराबर में रखें और उनको एक अच्छे से व्यू बना करके पढ़ें कि इनका सोच क्या था, इनका सोच क्या था, इनका सोच क्या था, तब ज्यादा पढ़ने में आपको मजा आएगा। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स गांधी से रिलेटेड है, एक आपका चंपारण, उसके बाद अहमदाबाद, उसके बाद आपका खेड़ा, ये आपको रिमेंबर रखना है। देन इसके साथ साथ आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसके बाद आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये भी आपको रिमेंबर रखना है। उसके बाद आपका क्विट इंडिया मूवमेंट, ये भी आपको रिमेंबर रखना है। और कहीं ना कहीं अगल बगल जो हिस्ट्री चल रहा है, एक तो आपका कांग्रेस का सेशन चल रहा है, एक आपका पीजेंट्स का मूवमेंट चल रहा है, एक आपका सोशियो रिलीजियस तो चल ही रहा है, और इधर अंग्रेजों का मामला चल ही रहा है, तो ये भी आपको रिमेंबर रखना है। आई होप कि आज का हमारा जो टॉप 5 क्वेश्चन है कि किस तरह से आपको पढ़ना होगा, कैसे कैसे लाइफ में चेंजेस करना होगा, और इंडियन नेशनल मूवमेंट का बात करें और गांधीयन लाइफ का बात करें, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको रिमेंबर रखना है। गांधी जी ने जो हमारे देश में 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया, ये सेम मूवमेंट ऑलरेडी जो गांधी जी 1913 में साउथ अफ्रीका में लॉन्च कर चुके थे, जिसका नाम था ट्रांसवाल मार्च के नाम से। इसके साथ साथ जब आप गांधी लाइफ को पढ़ रहे हैं तो इसके पैरेलल में आप पार्टीशन ऑफ बंगाल को भी चेक कीजिए, मुस्लिम लीग को भी देखिए, और कहीं ना कहीं चंपारण जब आप पढ़ रहे हैं तो वर्ल्ड हिस्ट्री में भी थोड़ा सा कंपैरिजन कीजिए, आपको मजा आ जाएगा पढ़ने में। आई होप कि आज का हमारा जो शो है इन डेप्थ के नाम से, ये आपको काफी पसंद आया होगा। इसके अलावा अगर आपका कुछ भी इश्यूज है रिगार्डिंग स्टडी के मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, इस सेक्शन में प्रॉब्लम है, तो हमारे चैनल्स पे जाकर के जरूर कमेंट्स करें पार्टिकुलर, ताकि अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट आपके सामने आए और आपके एग्जामिनेशन में हमारा एक हेल्प हो पाए। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर, इसी चैनल्स पे फिर से दोबारा मिलेंगे। हमारा एक शो है इन डेप्थ टॉक के नाम से, जिसमें मैं क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा और पार्टिकुलर जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है उनके बारे में भी डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच, कीप अपडेट और कीप स्टे सेफ।
बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।